विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों से ठगी। नौकरी दिलाने का पोस्टर लगाकर 100 से ज्यादा लोगों के साथ करोड़ों की ठगी। फर्जी ऑफिस, फर्जी दस्तावेज, फर्जी वीजा का खुलासा। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के 2 शातिर अपराधी को मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 8 ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से फर्जी बनावटी अपॉइंटमेंट लेटर, फर्जी वीजा कार्ड और मेडिकल रिपोर्ट सहित अन्य वस्तुएं जब्त किया है। पकड़ा गया आरोपी मीरा रोड और मलाड इलाके का रहने वाला है। ये गैंग पहले मुंबई के अलग अलग इलाके में पोस्टर के जरिए लोगों को ये बताते थे कि क्या आपको विदेश में नौकरी चाहिए तो उन्हें संपर्क करें। ऐसे पोस्टर देखकर जो लोग उनके संपर्क में आते थे उन्हें ये गैंग अपने दफ्तर में बुलाकर बाकायदा मेडिकल के नाम पर पहले 8 से 10 हजार लेते थे। उसके बाद नौकरी देने के नाम और वीजा के नाम पर करीब 80,000 रुपए ऐंठ लेते थे। ये गैंग मुंबई के अलग अलग इलाके में फर्जी दस्तावेज के आधार पर भाड़े पर दफ्तर खोलते थे। वहां पर लोगों को विदेश में जॉब के नाम पर बुलाते थे। जब उनका टारगेट पूरा हो जाता था तब ये गैंग दफ्तर बंद करके गायब हो जाया करते थे। क्राइम ब्रांच की जांच में अब तक 100 से ज्यादा लोगों के साथ जॉब फ्रॉड की जानकारी मिली है, जिनमें करीब 15 से ज्यादा लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 8 को एक सूचना मिली कि गैंग के कुछ लोगों ने एक ऑफिस खोला है और विदेश में नौकरी देते हैं। इस गैंग के लोग पैसे लेकर फेक वीजा देते थे और उन्हें विदेशों में नौकरी देने का लालच देते थे। मीरा रोड, खार रोड और जोगेश्वरी में इन आरोपियों ने ऑफिस खोले थे। अब की जांच में ये सामने आया है कि करीब 1 करोड़ रुपए ले चुके हैं। नौकरी की तलाश करने वाले लोगों के लिए ये गैंग बाकायदा शहर के बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन के पास विदेशों में नौकरी दिलाने का पोस्टर चिपकाए जाते थे। इस मोड्स में शिकायतकर्ता से इन आरोपियों ने 80,000 रुपए लिए थे। 8 को एक सूचना मिली थी। एक गैंग है जो युवा पीढ़ी में जो बेरोज़गार हैं उनको फंसाकर पैसे लेकर और उनको झूठी नौकरी का प्रलोभन देकर और साथ में झूठा वीज़ा भेजकर उसके बाद उनके पैसे लेके भाग जाते थे। इस तरह से इन्होंने करीब 100 लोगों के साथ चीटिंग की है। तो उसमें से एक जो विक्टिम था उसने अप्रोच किया और उसके बेसिस पे हमने इन्वेस्टिगेशन किया, इंक्वायरी की। तो उसमें पता चला अभी इनका नया ऑफिस चालू हुआ है रॉयल ट्रेवल्स के नाम से, जो मेरीन लाइंस पे था। तो यहाँ पर टीम 8 ने रेड किया और वहाँ से डॉक्यूमेंट्स जब्त किए, मोबाइल फ़ोन्स जब्त किए, जो मेडिकल चेकिंग हुई थी विक्टिम्स की वो जब्त किए। और इस बेसिस पे आगे पता चला कि 100 से ज़्यादा विक्टिम्स हैं और आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में इस बेसिस पर एक केस रजिस्टर हुआ है और इस केस का इन्वेस्टिगेशन आगे यूनिट 8 कर रही है। तो इसमें करीब 100 से ज़्यादा लोगों का चीटिंग हुआ है और करीब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ये चीटिंग का केस है। इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, ये बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इन जगहों पर अलग अलग स्टिकर्स चिपकाते थे जिसमें ये लिखते थे कि दुबई, कुवैत, सिंगापुर इन कंट्रीज़ में आपको जॉब चाहिए तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट करें। एक बार वो फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करते थे तो वो उन विक्टिम्स को अपने ऑफिस बुलाते थे। उसके बाद उनको बोलते थे कि आप पहले मेडिकल करा लीजिए और मेडिकल के टाइम उनसे नॉमिनल पैसे लेते थे 5-10 हज़ार। मेडिकल होने से उनको थोड़ा विक्टिम्स को फील होता था, उनको वो कन्विंस होते थे कि कुछ इसमें सत्यता है और आगे इस बेसिस पे वो फिर उनको फेक वीज़ा भी व्हाट्सएप पे भेजते थे, फेक ऑफ़र लेटर भी भेजते थे। और कुछ एक आध महीने वो ऑफिस चलाने के बाद अगर 2-3 महीने में उनका टारगेट पूरा हो गया, उनके 20-25 विक्टिम हो गए, 50 विक्टिम हो गए, तो ऑफिस बंद करते थे और फिर वो नई जगह पर ऑफिस खोलते थे और हर जगह ये ऑफिस बंद करके भागे। 2-3 महीने के बाद जब टारगेट पूरा हो जाता था तो ऑफिस बंद कर देते थे। तो ये जो ऑफर लेटर जो देते थे या वीज़ा देते थे तो उसकी जो डेट होगी, मतलब ऑफर लेटर की जॉब जो है इतने महीने बाद मिलेगा, ऐसा कुछ था ऑफर लेटर में? जैसे आज का जनवरी में ऑफर लेटर दिया कि आपका मार्च से जो है जॉब लगेगा, तब तक ऑफर लेटर है अपने पास पण ते पुढच्या तारखेला द्यायचे 2 महिन्यानंतर। अयोध्या के शहीदों की बहन थाने में प्रधानमंत्री से मुलाकात की जताई इच्छा। राम मंदिर आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले रोहित कोठारी और शरद कोठारी की बहन पूर्णिमा कोठारी आज ठाणे में राम कथा कार्यक्रम में आई थीं।
बाबरी मस्जिद को तोड़ने के दौरान ये दोनों भाई शहीद हुए थे। नए निर्माण हुए भव्य राम मंदिर की प्रांगण में दोनों भाइयों के पुतले लगाए जाने से उनकी बहन ने खुशी जाहिर की। जब अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था, तब पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में राम भक्त रोहित कोठारी और उनके भाई शरद कोठारी की मौत हो गई थी। आज अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर निर्माण के दौरान दोनों शहीद भाइयों के पुतले राम मंदिर के प्रांगण में लगाए हैं। उनकी बहन पूर्णिमा कोठारी ने इस बात से संतोष जताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। ये सरकार राम मंदिर हजारों वर्ष बना रहेगा, उसी तरह मेरे भाइयों की याद भी हमेशा बनी रहेगी, ऐसी भावना उन्होंने प्रकट की। राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के भीतर आने वाली पीढ़ियों को प्राचीन भारतीय इतिहास से अवगत कराने वाले संग्रहालय के निर्माण की बात बताई थी। आपने इस वादे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया, ऐसा उन्होंने कहा। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण मिलने की बात भी उन्होंने कही। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा भी जाहिर की। मुझे लगता है कि मंदिर हजारों वर्षों के लिए बन रहा है। मेरे भाइयों का नाम भी हजारों वर्षों के लिए अमर हो जा रहा है। और सिर्फ मूर्ति ही नहीं, मैंने एक निवेदन योगी जी से किया था जब मैं वहाँ पर उनसे मिलने गई थी फैसले के बाद में। मैंने उनसे ये निवेदन किया था कि हमारा ये राम मंदिर का इतिहास ये कोई 30, 40, 50 वर्षों का नहीं है। ये इतिहास हमारा 500 वर्षों का है। 500 वर्षों का ये जो संघर्ष का इतिहास है और लाखों का बलिदान हुआ, लाखों का रक्त बहा, ये जो 500 वर्षों का इतिहास है, ये हमारी आने वाली हजारों साल बाद वाली भी पीढ़ी उनको ये जानकारी मिलती रहे, ऐसी कुछ व्यवस्था हमें करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं, उनके बाद वाली पीढ़ियों को कौन देगा? जिस तरीके से हमें आज हमारे जितने मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं, जहाँ हम जाते हैं और वहाँ का इतिहास हम समझते हैं, जानते हैं, तो हमारे पूर्वजों ने हमें जो एक परंपरा दी है, उस परंपरा को हम अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचा सकें, ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि योगी जी ने, मोदी जी ने हमारी इस बात को जाना, समझा और वहाँ ऐसा एक संग्रहालय भी बनने जा रहा है जहाँ पे ये 500 वर्षों का इतिहास रहेगा, बलिदानियों का उल्लेख रहेगा और बाकी सारी जानकारियाँ भी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी से आपने मिलने की इच्छा जताई थी, तो क्या 22 जनवरी को इच्छा आपकी पूरी होने की संभव है? 22 जनवरी मैं क्या कह सकती हूँ, वैसे तो भूमि पूजन में भी मैंने उनको मंच पर देखा था सामने से। 22 जनवरी को कार्यक्रम इतना पैक्ड है, मुझे नहीं पता है कि प्रधानमंत्री जी उसके बाद वहाँ पर कितना रुक रहे हैं। और फिर प्रधानमंत्री जी को मिलना एक प्रोटोकॉल के तहत होता है, ऐसे ही हम चलते फिरते नहीं मिल सकते। वो सौभाग्य मुझे अभी तक नहीं मिला है। मैं चलते फिरते कहीं प्रधानमंत्री जी को रास्ते में कहीं मिल गई हूँ, ऐसा नहीं हुआ है। अपने दोनों भाई का जो परिवार है, इतना बड़ा प्रोग्राम, परिवार मतलब जो अपने दोनों भाई थे उसका तो जो परिवार, आप उनकी बहन है, लेकिन आपका पूरा जो परिवार कुछ था वो भी लोग सब शामिल हो गए। मेरे दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी, दोनों भाई कुंवारे थे और माता पिता अब नहीं रहे। बाकी परिवार में मेरे जैसे ताऊ जी हैं और लोग हैं, तो ताऊ जी अब थोड़े से उम्र वाले हो गए हैं, उनको दिक्कत है, लगभग वो 90 वर्ष पहुंच रहे हैं, उनको जाने आने में थोड़ी यातायात में दिक्कत है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको कहूँ कि मेरे साथ साथ मेरी बिटिया का निमंत्रण भी मुझे बोल के लेना पड़ा, क्योंकि निमंत्रण लिमिटेड है। आप लोग जानते हैं निमंत्रण सिर्फ 8000 लोगों का है, निमंत्रण लिमिटेड है और लोग बहुत है, जाने वाले चाहने वाले बहुत है, लाखों लोग हैं जो चाहते हैं कि उस पल को वो अपनी आंखों से देख पाए। तो ये सबके लिए संभव नहीं है, ये तो सब समझ रहे हैं उस चीज़ को। और बार बार यही अपील वहाँ से भी आ रही है कि 22 को आप अपने जहाँ पर हैं, आप अपने निवास स्थान पर, अपने आसपास के मंदिरों पर, सब पर दिवाली मनाएं और मंदिर का उद्घाटन जो हो तो आप भी उसको पूजन करें, अर्चन करें, उसी तरीके से आप भी मनाएं। कितने लोग आने की संभावना है? मुझे लगता है ना कि चाहे कोई कितना भी रोके, पर वहाँ फिर भी लोग काफ़ी आएंगे। हो सकता है लाखों की संख्या में लोग रहे।
राम मंदिर को लेके आपके परिवार की एक अहम भूमिका है, लेकिन आज राम मंदिर को लेके राजनीति की जा रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं?